देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया स्क्रीन शेयर में। यस मैम। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोग एन्युटी पढ़ रहे थे जिसमें ये एडिशनल क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका एक ही क्वेश्चन क्या था, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो बोला है कि यहाँ पर the compound interest on half yearly rests on 10,000, the rate for the first and second year being 6% and the थर्ड ईयर 9% पर एनम। होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा हाफ ईयरली बेसिस पे। हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, 6 मंथ्स के गैप में। ठीक है, मतलब पूरे एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। और इन्वेस्ट कितना करना है, 10,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर 6%, सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 6%, थर्ड ईयर में 9%, ऐसे बोल रखा है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस चीज को ड्रॉ करें तो ये कैसे देखने में लगेगा, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा। कोई एक इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं जिसमें ये देखो 1, 2 और 3 साल का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, फर्स्ट 2 इयर्स में 6% करके इंटरेस्ट जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा 9%, लेकिन ये पर एनम है, ईयर में। लेकिन जो पेबल का प्रोसेस है वो ईयरली नहीं है। ठीक है, जो पेबल का प्रोसेस है वो 6 मंथ्स के गैप में है। तो 6 मंथ्स में एक बार इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 6 मंथ्स में, यहाँ पर भी वही 6 मंथ्स, फिर आफ्टर 6 मंथ्स यहाँ भी वही 6 मंथ्स, और आफ्टर 6 मंथ्स इस बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 6 मंथ्स के गैप में अगर मिलेगा तो ये हो जाएगा 3%, 3%। यहाँ भी 3%, 3%। और यहाँ हो जाएगा 4.5, क्योंकि आधा मिल जाएगा ना, आधा आधा करके मिलेगा, तो 4.5%। हम लोग को इन्वेस्ट कितना करना है, 10,000। ठीक है, अब पूछा क्या है देखते हैं, क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली। हमें इंटरेस्ट पूछा है कि इंटरेस्ट कितना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन हाफ ईयरली बेस्ड। अगर हाफ ईयरली मिल रहा है 10,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 6%, फॉर थर्ड ईयर 9% पर एनम। हम लोग को पूछा है कि फिर हम लोग कितना इंटरेस्ट कमा लेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ए माइनस अगर पी करेंगे तो मिल जाएगा। ए मतलब क्या, अमाउंट, जो अमाउंट बनेगा ये 10,000 इंटरेस्ट लगने के बाद कितना बन जाएगा, अगर हम लोग वो निकाल लेते हैं उससे 10,000 को लेस कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो ये हम लोग का कैसा क्वेश्चन है, सिंगल कैश फ्लो का कि एन्युटी का, बोलो। सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो है तो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i होल टू दी पावर n। ठीक है, तो ए हम लोग निकाल लेंगे, पी है हम लोग का 10,000। ठीक है, तो 1 + i, तो देखो ये आई हम लोग 2 बार में निकालेंगे। एक बार तो यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे क्योंकि रेट चेंज हो रहा है ना, तो 2 बार निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट 2 इयर्स का निकालते हैं। फर्स्ट 2 इयर्स में इंटरेस्ट लग रहा है 3% करके। आई हमेशा एडजस्टेड होता है। ठीक है, आई जो है वो पेबल को बताता है, तो पेबल 3% है। ठीक है, अब एन कितना होगा ये बताओ। लास्ट क्लास में मैंने बहुत बार बोला एन कितना होगा, बोलो। 4। हाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि 6% करके हमें 2 साल मिलेगा, तो टी 2 साल है। और एक साल में कितना बार इंटरेस्ट मिलता है, 2 बार। ठीक है, ये देखो 6 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स के गैप में, यानी पूरे 2 साल के इन्वेस्टमेंट में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। एन होता है टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, एन होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन, कितना बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसको बोलते हैं एन। तो 3%, अब ये कैलकुलेटर लेके जैसे मैंने बोला था वैसे कैलकुलेट करना है। ये हो गया इंटू 234 इंटू 10,000, तो ये आंसर आ गया 11,255.0881। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पर हो गया, ये आफ्टर 2 इयर्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहाँ पर ये 10,000 का वैल्यू बन चुका है 11,255.0881। ठीक है, अब और एक साल इस पैसे को रखना है और अब हमें इंटरेस्ट मिलेगा कुछ अलग तरीके से। ठीक है,
तो उसमें मतलब रेट अलग हो जाएगा, है तो सिंगल कैश फ्लो ही चल रहा है। तो अब हम लोग का ए फिर से निकालेंगे, तो पी इंटू वन प्लस आई होल टू दी पावर इन, ठीक है। तो अब ए कितना आएगा, पी कितना है, अब बोले इस केस में पी कितना है, वन तो वन रहेगा फॉर्मूले में, आई जो है वो तो 4.5%, मैंने पहले ही तुम लोग को निकाल के दिखाया कि 9% अगर हाफ ईयरली मिलेगा तो 4.5% करके मिलेगा। एन बता दो, इसमें एन कितना होगा, इसमें एन कितना होगा, टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, बोलो कितना होगा। लास्ट क्लास में बार बार लिख लिख के मैंने बताया ताकि याद रहे। N2 होगा और P होगा 11,200। सही बात है, देखो टी अब एक साल का ही इन्वेस्टमेंट हुआ, एक साल में दो बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन 2 हो जाएगा। और पी कितना होगा, हम लोग तो ये इस पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, आगे थोड़ी ना 10,000 का होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। 10,000 जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ उसका वैल्यू बदल जाता है, अगेन 6 मंथ्स में वैल्यू बदल जाता है, फिर 6 मंथ्स, फिर 6 मंथ। अब जब ये कंपाउंडिंग ही हो रहा है तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट तो इसी पे होगा, थोड़ी ना 10,000 पे होगा। ये दो बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रेट है, सेम रेट होता तो नहीं करना पड़ता। तो 11,255 जगह कम हो जाएगा, 11,255.088 ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ए निकाल लेंगे कि फाइनली हम लोग का ये वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू जो दिख रहा है इसको हम मेमोरी में डाल लेते हैं, ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको मेमोरी प्लस कर लिया। अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है, 4.5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, प्लस 1। ये इंटू 2 टाइम्स करना है, इंटू इक्वल टू 2 टाइम्स। अब इंटू कर देंगे मेमोरी में जो रखा हुआ था, मेमोरी रिकॉल, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल लगा के कितना आ गया, 12, ये आ रहा है 12 29,0.83, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, इंटरेस्ट कितना बना, ठीक है। तो हम लोग का ओवरऑल ए बन गया 12,290.83। तो यहाँ पर लिखते हैं 12,290.83, कितना इन्वेस्ट करके, 10,000, ठीक है। तो हम लोग का इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा था वो कितना आ जाएगा, तो वो आ गया 2290.83, ये आ रहा है 2290.83, ये हम लोग का आंसर आ रहा है। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। 2290 है, तो देखो 2200 तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का आंसर कितना आया है, 2290 इतना आया है, मतलब 2290, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 2287 है, ये 2285 है, ये नन ऑफ दिस है। तो देखो 90 और 87, देखो 85 से तो ठीक 87 दिख रहा है, ठीक है, 220 तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास 87 का ऑप्शन है 85। तो अब 85 को क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि है तो 2290, ठीक है, लेकिन ये 87 है। अब देखो ये लेकिन 3 रुपीज का गैप है, पॉइंट में थोड़ा इधर उधर हो तो बात अलग है, लेकिन ये 3 रुपीज का गैप है, तो फिर इसमें हम लोग क्या आंसर लेंगे, नन ऑफ दिस लेंगे, ठीक है। इतना ज्यादा गैप होने से हमें फिर नन ऑफ दिस लेना चाहिए, तो हम लोग इसका आंसर ले लेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। जब एकदम नियरेस्ट आंसर होता है, थोड़ा बहुत जो है पॉइंट के बाद इधर उधर, तब हम लोग को वो ऑप्शंस लेना चाहिए जो सबसे नियरेस्ट है, लेकिन ये उतना भी तो नियरेस्ट नहीं है ना, तो फिर हमें नन ऑफ दिस लेना। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब देखो बोल रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 due in 2 years at 5% per annum compound interest when the interest is paid on yearly basis। बोल रहा है 10,000 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा जो कि ड्यू होने वाला है 2 years में एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट पेड ऑन ईयरली बेसिस। तो हम लोग को 10,000 मिलने वाला है, ड्यू होने का मतलब मिलने वाला है कितने दिन में, 2 साल बाद, ठीक है। अब क्यों मिलेगा, शायद हम लोगों ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उसके बदले 2 साल बाद 10,000 मिलेगा। और ये पैसे में कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ऑन ईयरली बेसिस। मतलब क्वेश्चन कैसा बन रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आफ्टर 2 years, ठीक है, 10,000 मिलेगा, ठीक है।
आफ्टर 2 ईयर 10,000 मिलेगा। इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है? 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम। अब कैसे पेबल है नहीं बोला है, तो फिर ईयरली बेसिस पे ही पेबल है। ये 10,000 हमें मिल जाएगा और इंटरेस्ट ईयरली बेसिस, अच्छा बोला है ईयरली बेसिस मतलब साल में एक बार मिलेगा। बोल रहा है इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब इसका आज का वैल्यू क्या है। 10,000 तो मुझे 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन इस 10,000 का अगर आज का वैल्यू सोचे तो वो क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये सिंगल कैश फ्लो है कि एन्युटी है। बोलो ये एन्युटी है कि सिंगल कैश फ्लो। एन्युटी का तो मेन 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या ये एन्युटी है कि सिंगल कैश एन्युटी है। फ्लो? बात तो कर, और एक बार आंसर दो कि आवाज कट गया थोड़ा सा। एन्युटी है। एन्युटी कैसे होगा सोचो, क्योंकि एन्युटी होने से मुझे जो है अमाउंट मिलेगा, तो वो तो मुझे एक 2 साल बाद मिलता या फिर पीरियोडिक वे में मिलता। मतलब ये तो बोल रहा है सिंपल 2 साल बाद एक अमाउंट मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी बोल रहा है कि पर ईयर करके मिलेगा या फिर पर मंथ करके मिलेगा। क्योंकि एन्युटी में तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि रेगुलर कैश फ्लो होना चाहिए, एकदम किसी एक स्पेसिफिक टाइम में जाके तो नहीं मिलना चाहिए ना। तो ये तो मुझे 2 साल बाद मिल रहा है, इसमें तो कोई रेगुलर फ्लो है ही नहीं, ठीक है। इनफ्लो या आउटफ्लो, वैसे यहाँ पर इनफ्लो होने का बात होगा क्योंकि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें पैसा मिलेगा। तो फिर यहाँ पर ये जो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये एन्युटी हुआ ऐसा बात नहीं है, हमें एन्युटी का सारा कंडीशन देखना है। मान रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड है 2 इयर्स, ठीक है। एन्युटी का मेनली 3 कंडीशन, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए और हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलर बेसिस पे रिसिप्ट या पेड होना चाहिए। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो रेगुलर बेसिस पे हमें पेड या रिसिप्ट होगा। रेगुलर बेसिस का मतलब मंथली ईयरली, तो यहाँ तो बोला है सीधा सीधा 2 साल बाद हमें 10,000 मिलेगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग का फिर सिंगल कैश फ्लो का हुआ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में मुझे ये पैसा मिलेगा। तो एक्चुअली मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू का मतलब पूछ रहा है कि कितना पैसा लगा के 2 साल बाद 10,000 मिलेगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, ठीक है। तो ए इक्वल टू पी इंटू 1+i होल टू दी पावर n, ठीक है। ए कितना है 10,000, पी वही तो निकालना है हम लोग को। आई कितना हो जाएगा 5% ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करने का जरूरत नहीं क्योंकि इंटरेस्ट जो है ईयरली मिलेगा। अब 2 साल में कितना बार मिलेगा, एन कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर, अगर ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा तो एन कितना हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पी कितना हो जाएगा, तो ये देखो 5/100 + 1 1.05 इंटू इक्वल टू ये जो भी आ गया मेमोरी प्लस कर लेंगे, मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर 10,000 डिवाइडेड बाय मेमोरी 907, ठीक है। 907 ये मैंने शायद ना 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया। हाँ ये देखो 1,000 लिख दिया गलती से। ये 10,000 होगा ना तो ये हो जाएगा एक्चुअली 9,070 आ रहा होगा, ठीक है। मेरा गलत आ रहा है इसलिए क्योंकि मैंने एक जीरो कम लिया, मतलब वो यहाँ पर लिखते वक्त ना एक जीरो मेरे से कम आ गया, तो 9,070 आएगा, ठीक है। 907 नहीं आ रहा है। तो 10,000 का 2 साल पहले का वैल्यू है 9,070, मतलब आज जो पैसा 9,070.29 है वही आफ्टर 2 इयर्स अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 5% चल रहा है तो फिर वो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 9,070 यानी ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं आराम से, ये ऑप्शन ए के साथ हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट वाला देखो 4th नंबर, इसमें बोला है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 ड्यू इन 2 इयर्स एट 5%। सॉरी यही वाला थी, ये वाला देखो, जॉनसन लेफ्ट 1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minor son Tom, Dick and Harry देखो यहाँ पर बोल रहा है कि जॉनसन लेफ्ट 1 lakh with the direction that it should be divided in such a way that his minor son Tom, Dick and Harry aged 9, 12, 15 should each
received equally after attaining the age 25 years। तो जॉनसन का कहना ये है कि वो 1 लाख रुपए रख के जाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 लाख रुपए इनके सभी बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाए। इनके 3 बच्चे हैं, टॉम, डिक और हैरी, जिनका अभी करेंटली एज चल रहा है 9, 12, 15, और इक्वली इनको सब पैसा मिले, लेकिन सभी का एज जब 25 हो तब मिले। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 3.5%, हाउ मच ईच सन रिसीव आफ्टर गेटिंग 25 ईयर्स ओल्ड। बोल रहा है 25 साल के बाद सबको कितना कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये देखो काफी अच्छा है ये वाला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर कैसे करके होगा। तो इनके 3 बच्चे हैं, टॉम, डी और हैरी। करेंट एज, करेंटली किसका कितना एज है, देखो करेंटली एज जो है वो है हम लोगों का 9, 12 और 15। फिर बोला है कि सबको पैसा कब मिलना चाहिए, सबको पैसा तब मिलेगा जब सबका एज 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 होने में किसका कितना टाइम लगेगा। तो बोलो, टॉम का भी एज है 9 ईयर्स, तो उनका एज 25 होने में कितना टाइम बाकी है। 16। 16 ईयर्स, ठीक है। जिसका एज 12 है उसका 25 होने में कितना बाकी है। 13। 20 और और 10। जिसका, हाँ, इसका 10 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब सबको सेम अमाउंट मिले ऐसा इनका जो है मानना है, मतलब ये चाहते हैं जॉनसन कि सबको सेम अमाउंट मिले, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड जो होने वाला है, रिसीव्ड इन फ्यूचर, ठीक है, वो अगर सभी का इक्वल हो, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अगर टॉम को ₹X मिलेगा, डिक को एक्स मिलेगा, तो हैरी को भी एक्स मिलेगा, ठीक है। एक जन को अगर ₹X मिलेगा तो सभी को ₹X करके मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास है कितना पैसा, इनके पास है 1 लाख रुपीज, ठीक है, जिसपे इंटरेस्ट रेट लगेगा 3 अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे 3.5%। ये 1 लाख रुपीज रख के जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख रुपीज तो फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, बात समझो, 1 लाख रुपीज फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन इस 1 लाख का कितना टॉम को मिलेगा, एक्स, इस 1 लाख का कितना डिक को मिलेगा, एक्स, और ये 1 लाख का हैरी को कितना मिलेगा, एक्स। लेकिन दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखो, मतलब फर्क क्या, देखो ऐसे बता दो। ₹X कब मिलेगा, फ्यूचर में, अमाउंट रिसीव्ड इन फ्यूचर, मतलब एक्स हम लोग का क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। फ्यूचर में सभी सभी लोगों को, टॉम हो या डिक हो या हैरी हो, सभी को ₹X मिलेगा, ठीक है। अच्छा, टॉम को कितने दिन बाद मिलेगा, टॉम को मिलेगा 16 ईयर्स बाद, ठीक है। ये मान लो 16 ईयर्स का जो है टाइम पीरियड हो गया। 13 ईयर्स बाद डिक को मिलेगा और हैरी को मिलेगा 10 ईयर्स बाद, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वही दिखाया, देखो अभी इधर क्या लिखेंगे वो हम बताते हैं कि इसका मतलब है टॉम को 16 ईयर्स बाद ₹X मिलेगा, डिक को 13 ईयर्स बाद ₹X मिलेगा, हैरी को 10 ईयर्स बाद ₹X मिलेगा। सबको ₹X क्यों मिलेगा, क्योंकि इनके जो फादर है जॉनसन, वो चाहते हैं कि सभी को सेम पैसा मिले, तो ये सब पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। अब लेकिन फ्यूचर में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, फ्यूचर में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो 1 लाख है, ठीक है। तो ये जो ₹X है ये फ्यूचर में मिलेगा। अब हम लोग को ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा। देखो हम समझाते हैं क्यों। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इस एक्स का हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। पता है इनके पास जो अमाउंट है वो अभी 1 लाख है, ठीक है। अब ये 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी में इक्वल होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर मतलब जब इन सबका एज 25 हो जाएगा, तब क्या 1 लाख का वैल्यू 1 लाख रहेगा, ऑब्वियसली नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें अगर ये देखना है कि सबको कितना अमाउंट मिलेगा, तो मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये वाला थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं हम, यहाँ पर और एक पॉइंट बताते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, टॉम के केस में, टॉम के केस में फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस 3.5% होल टू द पावर 16, ठीक है।
अब इससे क्या आता है, फ्यूचर में इनको x रुपीज मिलेगा, ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे अगर मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, जो कि गिवन है 3.5% करके, ठीक है। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि जो x रुपीज टॉम को आफ्टर 16 ईयर्स मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है। क्यों निकाल रहे सभी आज का वैल्यू बताते हैं, देखो अभी निकालो फिर समझ में आएगा। तो यहाँ पर हो गया 0 + 1 1.035, ये 16 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल तो ऐसे ही लिख लेते हैं, x इक्वल टू 1.035 टू दी पावर 16 प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अच्छा, फिर डिक का केस देखो, डिक का भी फ्यूचर में फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू कितना आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + 3.5% होल टू दी पावर 13, ठीक है। अब ये देखो, ये फ्यूचर वैल्यू लिख सकते हो, ए और पी से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो फ्यूचर में x रुपीज मिलेगा, x का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अगर मुझे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो दिख रहा है वो है कुछ इतना, मतलब 1.035 होल टू दी पावर 13। सेम चीज हम हैरी वाला भी लिखेंगे। हैरी का जो फ्यूचर वैल्यू ऐसे आएगा x का, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू 1 + 3.5% होल टू दी पावर 10, ठीक है। तो x है फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 1.035 होल टू दी पावर 10। तो मैंने क्या किया ना, जो पैसा इन लोगों को रिसीव होने वाला है उसका आज का वैल्यू निकाल लिया। क्यों निकाला, क्यों, टॉम को जो पैसा मिलने वाला है फ्यूचर में उसका आज का वैल्यू कितना है, उसका आज का वैल्यू, तो आज का वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू। तो बेसिकली मुझे सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 16 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो सिंपल है, तुम लोग अगर x इक्वल टू ये लिखा हुआ है, अब x इक्वल टू ये आ रहा है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू को इधर रखो और x से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू इसके केस में कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 13। ये नॉर्मल मैथ्स में जैसे ट्रांसफर होता है वैसे ही ट्रांसफर, और ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1.035। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 10, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया कि कितना कितना हो रहा है, ठीक है। अब ये सभी का मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, देखो अब एक टॉम को जो मिलने वाला है, ठीक है, टॉम को जो पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना है, उसका आज का वैल्यू है x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 16 प्लस x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 13, और हैरी को जो मिलने वाला है उसका है x डिवाइडेड बाय 1.035 होल टू दी पावर 10, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा, देखो ये सब जो है आज के डेट का वैल्यू बता रहा है कि इनको फ्यूचर में जो भी मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू कितना है। तो उसका आज का वैल्यू हो गया इतना, और ये सबका टोटल कितने के बराबर है बोल सकते हो, आज इनके पास कितना है, जॉनसन के पास आज कितना 1 पैसे, 1 लाख, ठीक है। ये जो पैसा कुल मिला के होगा ये 1 लाख ही होगा, क्योंकि 1 लाख वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो सबको फ्यूचर में जब भी पैसा मिलने वाला है, क्योंकि सभी को तभी मिलेगा जब उनका एज 25 हो जाएगा। अब किसी का भी एज इसमें से 25 नहीं था, तो 25 तक पहुंचने के लिए किसी को 16 ईयर्स वेट करना है, किसी को 13, किसी को 10। लेकिन जब जब भी किसी का एज 25 होगा उसे वो अमाउंट मिलेगा जो बाकी सबको मिलेगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हैरी को ही मिलेगा क्योंकि वही सबसे पहले 25 तक पहुंचेगा, उसके बाद डिक को, उसके बाद टॉम को, लेकिन सभी को सेम अमाउंट मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास आज के डेट पे 1 लाख है, 1 लाख मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है, तो रिसिप्ट अमाउंट का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाला ताकि इक्वेशन बिल्डअप हो सके। तो इक्वेशन बिल्डअप हो गया। अब यहाँ से x को कॉमन लेना है तो क्या बचेगा, होल टू दी पावर 16 13 10 इक्वल 1। तो कितना हो जाएगा, अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 1.035 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम लोग ये इंटू कर लेते हैं 16 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गया। मेमोरी खाली करेंगे,
1 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, तो ये कुछ इतना आ गया 0.5766 प्लस 1.035 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 m plus 1 divided by m 0.639 plus 1.035 10 times 2 3 4 5 6 7 8 9 10 memory plus 1 divided by memory 0.708 1, तो x कितना हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय ये सबका टोटल, ठीक है। अब टोटल करके देखते हैं 0.5767 प्लस 0.6394 प्लस 0.70889 1.925, देखते हैं कितना आएगा। इसको कर लेंगे मेमोरी प्लस फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल 51,948 51,948, ठीक है। ये हो गया, मतलब सबको जब उनका एज, जब भी जिसका एज 25 क्यों ना हो, सभी को 51,948 करके फ्यूचर में मिलने वाला है, ठीक है। तो 51,000 मतलब ये आंसर हो जाएगा 948 आया है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये 50,000 ये तो होगा नहीं, यहाँ पर 948 है जबकि ये 994 है, काफी ज्यादा है। ये तो 52,000 है, तो नन ऑफ दिस आएगा, यानी ऑप्शन हम लोग का डी आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग का ऑप्शन डी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, किसी के पास आ जाएगा, वो चाहते हैं कि उनके 3 बच्चे को फ्यूचर में वो 1 लाख का बराबर हिस्सा मिल जाए, लेकिन कंडीशन है कि जब सबका एज 25 होगा और मार्केट में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर चल रहा है वो है 3.5%। तो सभी को अगर एक्स अमाउंट फ्यूचर में मिलेगा, तो इस एक्स अमाउंट तो फ्यूचर में मिलेगा, और 1 लाख अभी है मेरे पास, आज है, ठीक है। तो इस सभी मिलने वाले अमाउंट का आज का वैल्यू निकालना चाहिए। तो मैंने एक्स का प्रेजेंट वैल्यू, एक्स का प्रेजेंट वैल्यू, एक्स का प्रेजेंट वैल्यू निकाला, और एक्स का प्रेजेंट वैल्यू सभी के लिए टाइम अलग होता है, अलग हो जा रहा है, बिकॉज सभी का एज सेम नहीं है। तो किसी के लिए 16 13 10, तो एक्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो है 3.5, ठीक है। 3.5% को हम लोगों ने 16 13 और 10 ईयर्स के लिए डिस्काउंटिंग कर दिया, फिर सबका टोटल किया जो कि 1 लाख के बराबर हो गया। तो फिर हम लोग का आंसर आ जाता है कि एक्स का वैल्यू 51,948, ये अमाउंट सबको फ्यूचर में मिलने वाला है। देखो ये अमाउंट सबको फ्यूचर में मिल जाएगा 51,948, यही बोला। फिर 6 नंबर बोल रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स विल सम ऑफ मनी डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट दिन भी एक क्वेश्चन किया था, इसका आंसर आया था 14 ईयर 2 मंथ्स। फिर से दिया है, देखो फिर से बता देते हैं कि कितने समय में एक अमाउंट डबल हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है। तो यहाँ पर a 2x हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितने टाइम पे हो जाएगा, अगर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है, 5% पर एनम, ठीक है। तो कितने समय में होगा, यानी हम लोग को t पूछा है बेसिकली, बोल सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो a कितना है 2x, p कितना है x, 1 प्लस आई कितना है 5%। इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट जो है वो ईयरली है, जब कुछ नहीं बोला। यहाँ n हो गया, फिर 2 इक्वल टू 1.05 होल टू दी पावर n, ठीक है। तो यहाँ से अगर n निकालेंगे तो देखो लास्ट दिन में हम लोगों ने चेक किया था, अगर n 14 टाइम्स करोगे तो 1.9799 आएगा। लास्ट दिन में ये लिखवाया था तो मुझे याद है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर आता है 2.0789। तो हमें इन दोनों के बीच का डेटा चाहिए होगा, तभी हम लोग जो है 2 का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम लोग का n हो जाएगा 14 और 15 के बीच का वैल्यू। देखते हैं यहाँ क्या ऑप्शन है, 14 और 15 के बीच का वैल्यू।
हमारे पास ऑप्शन है 14 ईयर 2 मंथ्स, 14 ईयर 3 मंथ्स, 15। तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 14 ईयर 2 मंथ्स, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे कि एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये 14 ईयर 2 मंथ्स होगा कि 14 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है, तो वो भी हम बता देते हैं। इसको ना हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसका कैलकुलेशन होता है डर्टी पावर का, ठीक है, तो वो हम सिखा देंगे। वो सिखाने से तुम लोग इस पे ट्राई करके देख सकते हैं। मतलब इसका आंसर तो ये हुआ ना 1.05 टू दी पावर 14.2 होने से हम लोग का ये 1.05 होल टू दी पावर n ये हो रहा है, ठीक है। इसको अगर 14.2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना चाहिए। तो अब ये 14.2 टाइम करने से कैसे मल्टीप्लाई करके 2 आएगा, ठीक है, तो वो हम कैलकुलेटर में दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को ये कैलकुलेटर में दिखा देंगे। इसको बोलते हैं डर्टी पावर, क्योंकि देखो यहाँ एक कंफ्यूजन तो हो सकता है ना कि मेरा 14 होगा, देखो 15 एंड समथिंग तो होने से रहा 14 एंड समथिंग होगा, तो 14 एंड समथिंग में 2 या 3 कौन सा एग्जैक्ट है, तो वो डर्टी पावर का कैलकुलेशन होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। डर्टी पावर का कैलकुलेशन जो है उससे तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट दिन, कैलकुलेटर है नहीं अभी मेरे सामने, ठीक है, वो कैलकुलेटर नीचे ऑफिस में है, तो कैलकुलेटर से हम ये दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि कैसे करके। अच्छा, अब देखो 7th वन। तो in how many years is sum of money triple at 5% per annum compound interest payable on half yearly basis। लेकिन यहाँ पर बोला है हाफ ईयरली, बोल रहा है कि कितने साल में ये सम ऑफ मनी ट्रिपल्स 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये सम ऑफ मनी ट्रिपल 3 गुना हो जाएगा कितने साल में। अच्छा, यहाँ पर टी पूछा था, लेकिन एन से ही आंसर क्यों आ गया, क्योंकि वही सेम कंसेप्ट देखो लास्ट दिन भी बोला था, क्योंकि ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है तो जितना टी होगा उतना ही एन हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर चेंज नहीं करना, यहाँ करना पड़ेगा। देखो बोल रहा है कि 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, मतलब 5% पर एनम इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा। यानी 2.5% अगेन 2.5%, मतलब 1 ईयर में 2 बार, और ऐसे चलता जाएगा, चलते चलते ये 3x हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया इसके ड्रॉ को, ठीक है, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं कितने दिन का इन्वेस्टमेंट है, वही हम लोग को पूछा है, तो बेसिकली हम लोग को टी पूछा है। और ये देखो सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है। क्यों सिंगल कैश फ्लो का क्वेश्चन है, क्योंकि हमें कहाँ बोला है कि स्पेसिफिक अमाउंट रेगुलरली रिसीव्ड या पेड है। तो a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो a कितना है 3x, p कितना है x, 1 1 रहेगा, i कितना है 2.5%, जितने से पे होता है वो, और n हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 3x और इधर x कैंसिल, 3 हो गया, ये हो जाएगा 1.025 टू दी पावर n, ठीक है। अब हम लोग ना कैलकुलेट करके देख लेते हैं 1.025 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 3 आ सकता है, तो चलो देखते हैं कितना बार मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा। यहाँ बढ़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। देखो 44 में 2.9 आ रहा है, तो एक बार लिख लेते हैं। एन को जब 44 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब 1.025 को 44 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, मतलब जब एन टू दी पावर 44 हो रहा है, तो आंसर आ रहा है 2.96380 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके बाद 45th नंबर में भी देखेंगे, क्योंकि हम लोग को 3 चाहिए, ये 3 से थोड़ा कम है। अब ये 3 को एक्सीड करके चला गया, 3.037903 ऐसे करके, मतलब हम लोग का आंसर ये दोनों के बीच का होना चाहिए, ना तो 44 होना चाहिए ना तो 45 होना चाहिए, ये दोनों के बीच का होना चाहिए, ठीक है।
अब ये दोनों के बीच का आंसर क्या होगा, लेकिन हम लोग को ना क्वेश्चन में टी दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग दोनों से एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर टी और एन बराबर नहीं होगा, हमें तो क्वेश्चन पूछा है टाइम। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ तो मैंने नहीं निकाला, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पर ईयरली एक ही बार जो है इंटरेस्ट मिलता था, तो ईयरली एक ही बार इंटरेस्ट मिलने पे नंबर ऑफ कन्वर्जन और टी का वैल्यू बराबर होता है। मैंने लास्ट दिन देखो मंडे भी ये चीज तुम लोग को दिखाया था। तो एन क्या होता है, एन इंटू होता है टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखो एन का वैल्यू लेते हैं 44, ठीक है, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एनम 2 होगा, क्योंकि सेमी एनुअली पे हो रहा है। तो टी का आंसर फिर कितना आ जाएगा, टी का आंसर हो जाएगा 44/2 यानी कि 22। देखते हैं क्या हमारे पास कोई 22 आंसर है। हाँ एक है, 22 ईयर्स 3 मंथ्स है, ठीक है। चलो तो फिर और एक बार ट्राई करते कि 45 से क्या होगा, जबकि 45 तो हम लोग का जो है एक्सीड करके चला जा रहा है 3 को। फिर भी हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, 45 इक्वल टू टी इंटू 2, तो टी इक्वल टू 45/2, 22.5 ये आ रहा है, ठीक है, 22.5 ये आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, तो ऑप्शन हम लोगों के पास तीन है, एक है 18 ईयर 7 मंथ्स, 18 ईयर 6, 18 ईयर 8। अब देखो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि तीन तो मेरा 18 वाला ऑप्शन है, तो 18 वाला ऑप्शन तो हमारा ऐसे किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, चाहे वो 7 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो या 8 मंथ्स हो, ठीक है। तो हम लोग का आंसर होगा 22 ईयर्स 3 मंथ्स, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब देखो वो तो पता चल ही रहा था ना कि n इक्वल टू 44 में हम लोग का 2.9 आ रहा था, मतलब 3 से कम, जबकि मुझे 3 चाहिए और 45 करने से 3 से ज्यादा आ रहा था। तो ऑप्शन इन्होंने क्या लिया है, देखो 22 ईयर्स 3 मंथ्स, मतलब 22.5 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच का होगा, यानी 22 ईयर्स 3 मंथ्स होगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से हमें आंसर्स दिए हुए थे ना, इससे हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। 18 तो हमारा एक भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फिर आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 22 ईयर्स 3 मंथ्स, ठीक है। फिर भी जब हम तुम लोग को ये डर्टी पावर सिखा देंगे ना, तो तुम लोग किसी भी पावर को चेक करके देख सकते हो कि क्या आंसर आएगा। 8 नंबर में देखते हैं क्या बोला है। ए मशीन डेप्रिशिएट 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ईयर के शुरुआत से मशीन का जो डेप्रिशिएशन लग रहा है वो 10% उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग लग रहा है। कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल बीइंग 23 to 40 एंड 9,000। मतलब कॉस्ट का मतलब तो पता है कि इस मशीन को खरीदा गया था 23,240 से, और इसको जब हम लोग मार्केट में बेचने जाएंगे, स्क्रैप का मतलब होता है बचा हुआ वैल्यू, इसको जब हम लोग मार्केट में बेचने जाएंगे यूज करने के बाद, तो ये 9,000 हमें रिकवर करके देगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स द मशीन वॉज पुट टू यूज, कितने साल के लिए हम लोगों ने मशीन को यूज किया। मतलब सिंपल ऐसा बोला है क्वेश्चन, एक मशीन को हम लोगों ने परचेज किया था, ठीक है, तो परचेज प्राइस है 23,240, ठीक है, ये परचेज प्राइस हो गया। अब इस मशीन को यूज करने के बाद जब 23,240, हाँ, जब हम लोग बेचने जाएंगे तो हमें मिलेगा 9,000 मार्केट से, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मशीन का वैल्यू में जो गिरावट आ रहा है, डिप्रिशिएशन का मतलब गिरावट आना, ठीक है, क्योंकि कोई भी एसेट को यूज करोगे तो उसका वैल्यू कम होगा। जैसे तुम लोग के पास लैपटॉप है, किसी के पास मोबाइल है, कुछ भी है जिसमें तुम लोग क्लास कर रहे हो, तो जितने में खरीदे थे उतना वैल्यू थोड़ी ना एग्जिस्ट करा, उसका वैल्यू तो कम हुआ ही है, ठीक है। तो उस वैल्यू में जो हम लोग कम करते हैं उसका जो कॉमर्शियल नाम है उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिशिएशन, ठीक है। अब इतने रेट से कम हो रहा है, बोल रहे कितने दिन बाद, कितने दिन हम लोगों ने इस एसेट को यूज किया ये पूछ रहा है। तो ये मेरा पी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग इंटरेस्ट के क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो ये इनिशियल वैल्यू और ये हो जाएगा एंड वैल्यू। तो आंसर हम लोग का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसा होता है वैसे ही करेंगे, 1 माइनस लग जाएगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में 1 माइनस इसीलिए लगेगा, देखो ऐसा हम लोगों ने पहले क्वेश्चन किया हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं। माइनस इसीलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट मिलने से पैसा एड ऑन होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट मिले या इंटरेस्ट देना हो, दोनों के इसमें वैल्यू बढ़ता है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे किसी को 100 रुपए पे 10 रुपए करके इंटरेस्ट देना है तो भी मुझे वो एड ऑन करना है, मुझे किसी से लेना है तो भी एड ऑन करना है, लेकिन एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो यहाँ एड नहीं, यहाँ पर लेस होने वाला है, ठीक है। तो ए कितना है, बोल रहा है कि वैल्यू हो जाएगा 9,000, ठीक है, कुछ साल बाद। कौन से एसेट का वैल्यू, जो 23,240 का था। क्यों हो रहा है, क्योंकि 10% करके उसके वैल्यू में गिरावट आ रहा है, ठीक है। अब ये कितने दिन हम लोगों ने यूज किया वो बताना है, तो कैसे निकालेंगे।
9,000 divided by 23,240, ये हो जाएगा 0.9 होल टू दी पावर n। ठीक है, अब 9,000, ये 10% का मतलब, ये देखो ये पता है ना, 10% का मतलब 10/100 होता है, -1 करोगे तो ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240, तो ये कुछ इतना आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.38726 है, इसको 3 कर लेते हैं, 4 डिजिट लिया मैंने, 0.9 टू दी पावर n। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि 0.9 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आता है। चेक करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में आ रहा है, देखो 3874। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, अगर इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.387 424 इस तरीके का वैल्यू आ रहा है। एक बार 10 वाला भी चेक कर लेते हैं कि उसमें कितना आ रहा है। अच्छा, उसमें भी आ रहा है 0.34, ये कम आ रहा है। ठीक है, ये ज्यादा सही आ रहा है। तो इनका वैल्यू जो है 9 होना चाहिए। यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच का वैल्यू नहीं है, लेकिन लगभग एक जैसा आ रहा है, 0.387 4 आया है, यहाँ पर 3 आ रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आंसर क्या है। यहाँ पर है हम लोग का 9 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन सी, ये हम लोग का हो जाएगा 9 ईयर्स, क्योंकि एन 9 होने से आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि 9 ईयर्स यूज करने से 23,240 का एसेट 10% वैल्यू से डिडक्ट होते हुए ये 9,000 वैल्यू तक पहुंच जाएगा। तो ये आंसर हो गया हम लोग का जो है सी। ठीक है, अब 9th नंबर देखो, 9th नंबर में क्या होगा। बोल रहे मशीन वर्थ 4,90,740 इज depreciated at 15% on its opening value each year। बोल रहा है कि हर साल इस एसेट का वैल्यू जो है कितने से कम होता है, 15% से कम होता है। जो एसेट हम लोगों ने 4,90,740 से जो है खरीदा था, व्हेन इट्स वैल्यू वुड रिड्यूस टू 2 लाख। बोल रहे इसका वैल्यू कब जाके 2 लाख बन जाएगा, मतलब सेम वही मशीन का क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक एसेट है जिसको खरीदा गया था 4,90,000, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जब खरीदा गया तो वो प्रेजेंट वैल्यू, अब उसका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा, बोल रहा है 2 लाख। अब फ्यूचर वैल्यू लिखो या ए लिखो, बात बराबर है, अमाउंट्स टू इतना हो जाएगा। अब इस पे इंटरेस्ट बोल रहा है, डेप्रिसिएशन कितना करके लगा, 15% करके कम हुआ है। हमें बताना है कितने साल में ऐसा पॉसिबल है। तो सेम क्वेश्चन दिया है, बस वैल्यू अलग दे दिया। तो a इक्वल टू p इंटू 1 - i होल टू दी पावर n, ये लिखने से भी सही है, या फिर अगर लिखोगे इस तरीके से, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - i होल टू दी पावर n, तो भी एक ही बात है। ठीक है, ये मैंने एनवीटी के स्टार्टिंग में ही बताया। अब यहाँ पर a है देखो 2 लाख, और P है 4,90,740। 1 - 15% टू दी पावर 2 लाख 4,90,740। अच्छा, 1 - 15%, तो 15% मतलब 15 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0.85 टू दी पावर 2 लाख माइनस 497 का 0.4075, 0.85 टू दी पावर n। फिर से वही ट्राई ट्राई करके देखना, ट्रायल एंड एरर, कि इसको ये 0.85 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आएगा। 2 3 4 5 6। अच्छा, तो 6 में तो काफी कम आ गया। ठीक है, तो मुझे 4 वाला भी रिकॉर्ड करना चाहिए था। 0.3771 इतना आ रहा है। ये एन का वैल्यू कितने होने से आ रहा है, ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, और 5 टाइम्स में कितना आ रहा था वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 6 टाइम्स वाला तो कम हो गया। तो एक बार डिवाइड करके देखते हैं, शायद मिल जाएगा मुझे। हाँ, मिल गया। 0.4437 ऐसे आ रहा है, 0.4437। तो देखो 5 में ज्यादा आ रहा है और 6 में कम आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है 5 और 6 का बीच का कोई वैल्यू होना चाहिए, मतलब 5 एंड जो है समथिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर ऑप्शन है हम लोग के पास। अच्छा, तो हम लोग के पास ऑप्शन है यहाँ पर
देखो हम लोग के पास ऑप्शन है यहाँ पर, चला गया क्वेश्चन। ऑप्शंस है 4 ईयर 6 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस है 4 ईयर 7 मंथ्स, 4 ईयर 5 मंथ्स, 5 ईयर 7 मंथ्स। तो फिर ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्योंकि 5 एंड समथिंग ही तो होना चाहिए। 5 में 0.44 है और 6 में कम हो जा रहा है, तो 5 से डायरेक्ट 6 नहीं होगा, 5 और 6 के मिडिल का होगा, जो कि ऑप्शन डी हम लोग लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 ईयर 7 मंथ्स, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग आराम से चेक कर सकते हैं कि कौन सा होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस तो 4 एंड समथिंग है, 4 एंड समथिंग से तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग का हो जाएगा 5 ईयर 7 मंथ्स। अब 10th नंबर में सेम फिर वैसा ही क्वेश्चन दिया है। ए मशीन और दिस इज डेप्रिशिएटेड एट 15% ऑफ इट्स ओपनिंग वैल्यू ईच ईयर, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। when its value reduced by 90%, कब इसका वैल्यू 90% से 90% हो जाएगा, कम होके 90% हो जाएगा, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। when its value would reduced by, अच्छा by 90%, मतलब 90% से कम हो जाएगा, मतलब बचेगा 10%। अगर कोई एसेट 100% वैल्यू में था, उसका वैल्यू बोल रहा है 90% से कम हो जाएगा, तो 100 का चीज अगर 90 से कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 10। तो फिर वही बोल रहा है कि फिर बचा हुआ वैल्यू 10% होगा, ठीक है। एसेट का कॉस्ट है 4,90,740, बाकी अमाउंट वगैरह इसी क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन की तरह ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 10th नंबर। देखो सेम बोला है, हम लोगों ने जो एसेट परचेस किया उसका प्रेजेंट वैल्यू है 4,90,700, ठीक है। अब इस पे हमें क्या करना है, लगाना है डिप्रिशिएशन, क्योंकि फिक्स्ड एसेट का वैल्यू ऑलवेज कम हो ही जाता है, 15% वैल्यू पे चलेगा। अच्छा, अब इसका वैल्यू बोल रहा है कितना हो जाएगा, 90% से कम हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना बचेगा, 10%। तो जब जो टाइम पीरियड के बाद ये वैल्यू निकाला गया है वो वैल्यू हो जाएगा 10% बचेगा, 49074 बचेगा, क्योंकि इस दौरान बोल रहा है 90% तक वैल्यू कम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये 100% था और अगर 90% कम हो जाएगा तो 10% बचेगा। तो 4,90,740 का अगर हम लोग 10% करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49,074, ठीक है। इतना वैल्यू हमें मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को कैलकुलेट करके देना क्या है बोलो, तो बोल रहा है कि कितने दिन में ये होगा, ये जो वैल्यू कम हो रहा है, व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 90%, बोला है 90% से कब तक कम हो जाएगा, मतलब टाइम पूछा है। तो a इक्वल टू p इंटू 1 माइनस आई होल टू दी पावर, जब भी डिप्रिशिएशन हो तो माइनस करना है क्योंकि एसेट का वैल्यू कम होता है। 4,90,740, p है हम लोगों का, ये वाला गलत लिख दिया, 49074 होगा, इक्वल 4,90,740, 1 माइनस 15% टू दी पावर n। तो ये डिवाइड करने से हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4,90,700, 0.19, ठीक है। तो ये देखो 49074 से अगर डिवाइड करते हैं 0.1, 0.85 टू दी पावर n। अब हम लोग क्या करेंगे, 0.85 को चेक करेंगे कि कितना बार मल्टीप्लाई करने से 0.1 आ सकता है। तो देखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 में 0.19 आया, 11, 12, 13, 14, अच्छा 14 में ना 0.10 आ रहा है, तो एक बार नोट डाउन कर ले, 14 में आ रहा है 0.10276 ऐसे आ रहा है, ठीक है। और एक बार करते हैं, 0.8 आ गया, यानी ये तो काफी कम आ गया। एन का वैल्यू 15 जो है उसमें आ रहा है 0.08735 ऐसे आ जा रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या लेना चाहिए, 14 और 15 के बीच का डेटा, क्योंकि 14 में 0.1 से ज्यादा है, 15 में उससे कम है, मतलब 14 से 15 जाने से कम हो जा रहा है डायरेक्ट, तो 14 से 15 के बीच का डेटा लेना चाहिए, तो शायद एग्जैक्ट 0.1 आए। देखते हैं ऑप्शन क्या है, 14 एंड समथिंग ऑप्शन हमें ढूंढना चाहिए।
तो देखते हैं 14 एंड समथिंग, ये रहा 14 ईयर 2 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। तो बाकी तो सब 11 से दिया हुआ है, तो फिर यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, 14 ईयर्स एंड 2 मंथ्स, ऑप्शन डी से आंसर हो जाएगा। तो ये 14 ईयर 2 मंथ्स काफी फेमस है, देखो हर एक क्वेश्चन में आ ही जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर में क्या बोला है। बोल रहा है अलीबाबा बोरो 6 लाख हाउसिंग लोन एट 6% पेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी। तो अलीबाबा ने 6 लाख रुपीस बोरो किया है ताकि वो लोन, हाउसिंग लोन लिया है 6% रीपेबल इन 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो ये कैसे रीपे करेंगे, हर साल इंस्टॉलमेंट पे करके, टोटल 20 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा इनको। ठीक है, कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब जिस दिन लोन लिया है उस ईयर के एंड से उन्हें लोन स्टार्ट करना है। हाउ मच एनुअल पेमेंट इज नेसेसरी, कितने सारे एनुअल पेमेंट का जरूरत होगा। ठीक है, तो पहले बोलो ये सिंगल कैश फ्लो है कि एन्युटी है, बोलो। एनवीटी है। एन्युटी है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का बात आ रहा है तो एन्युटी है। ठीक है, लास्ट दिन भी तुम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया था, भले ही नाम कुछ और हो, डेटा कुछ और हो। ठीक है, 6 लाख जो लिया वो हम लोग का क्या वैल्यू है, लोन हमेशा क्या प्रेजेंट है। होती है, प्रेजेंट है। अब उसके बाद बोल रहा है 6% पेबल इन 20 हो जाएगा, 20 इंस्टॉलमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। तो जो भी हो वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। 20 एनुअल इंस्टॉलमेंट लगेगा कमेंसिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब जो है एन्युटी रेगुलर का बात हो रहा है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर से लगेगा, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट बोल रहा है 6%, हर साल 6% करके देंगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, एनुअल पेमेंट कितना होगा, मतलब क्या निकालने बोला है, बोलो। एनुअल पेमेंट यानी हर साल कितना इंस्टॉलमेंट लगेगा, मतलब क्या निकालने बोला है, एनवीटी। एन्युटी निकालने। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मेरे पास डेटा प्रेजेंट वैल्यू का, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ए आई 6%, एन हो जाएगा 20, 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, 20 times 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, ये जितना भी आया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6%, ये आ गया। फिर से इसको करेंगे मेमोरी प्लस मेमोरी प्लस, फिर हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल। 52,310 ये आ रहा है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा कैलकुलेट करके ए आ जाएगा 52,310। लास्ट क्लास में देखो हम लोगों ने काफी प्रैक्टिस किया, मैंने बोला भी था तुम लोग अपने अपने कैलकुलेटर में जरूर प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, हम बता देंगे। 52,310 ये हम लोग का हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम लोग को पूछा यही था कि हर बार हमें कितना ये जो है इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा हर साल, तो 52,000 आंसर आ गया 310। तो ये कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, ये वाला ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, एग्जैक्टली मैच हो जा रहा है, मतलब अगर पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो 52,310। ठीक है, तो पहले ये पूरा कैलकुलेशन करना है, ये कैलकुलेशन करने से जो भी मिलेगा वो इनटू फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6%, तो उस वैल्यू को डिवाइडेड बाई 6% करोगे तो ए इंटू समथिंग आ जाएगा, 6 लाख इक्वल टू। तो ए कैसे हो जाएगा, ए हो जाएगा 6 लाख डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू, यही करना है। ठीक है, तो ये तुम लोग को करना है, स्टार्टिंग में अगर समझ नहीं आता है तो फिर एक एक लाइन करके करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12।
बोल रहे सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ 5 लाख एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स। अब ये सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड मतलब जैसे तुम लोग को कुछ खरीदना है तो तुम लोग फंड बना सकते हो कि हर रोज हम इसमें इतना पैसा डालेंगे और फ्यूचर में ये चीज खरीद लोगे। वैसे ही कंपनी जब लोन लेती है, बेसिकली पब्लिक को जब लोन देती है उसको बोला जाता है डिवेंचर। तो कंपनी ने 5 लाख का लोन ले लिया है, ठीक है। अब वो लोन के पैसे को रीपे करने के लिए उसने एक फंड बना लिया है कि हम इतना पैसा डालेंगे। तो कब बिजनेस में ये पैसा कहाँ से डाला जाता है? प्रॉफिट से, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई सैलरीड पर्सन है, इंडिविजुअल का बात करें, तो वो अपने सेविंग से फंड बनाता है, ठीक है। तो बिजनेसमैन क्या करता है? अपने प्रॉफिट से, मतलब कंपनी बेसिकली ये वाला प्रोसेस कर सकती है क्योंकि कंपनी को ही राइट्स है शेयर, डिवेंचर, ये सब इशू करने का। तो कंपनी क्या कर रही है? डिवेंचर ले ली है 5 लाख का 25 साल के लिए। अब बोल रहा है कि सिंकिंग फंड बना रखी है ताकि वो डिवेंचर के अमाउंट को रीपे करे, मतलब उसमें पैसा जमा करती है। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर, इसीलिए मैंने प्रॉफिट का बात किया कि ये प्रोविजन कहाँ से बनाती, मतलब ये सिंकिंग फंड में पैसा कहाँ से आता है? बोल रहा है कि प्रॉफिट से हर साल जो है उनको पैसा ड्रॉ करके उस फंड में जमा करना है। मतलब उन्होंने अपना एक एस्टिमेट कर लिया है कि अगर 5 लाख का डिवेंचर मुझे रीपे करना है आफ्टर 25 ईयर्स, तो पर ईयर मुझे प्रॉफिट से कितना पैसा फंड में डालना पड़ेगा, यही चीज। अब यहाँ पर बोल रहा है हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर प्रोवाइडेड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कैन अर्न इंटरेस्ट एट 4% पर एनम। मतलब सिंपल सा बात है, देखो यहाँ पर एक कंपनी है, ठीक है। यहाँ पर हो गया, बात इतना सा है कि एक कंपनी है जिसने डिवेंचर इशू किया, ठीक है। कितने का डिवेंचर इशू किया है? 5 लाख का। और ये डिवेंचर इशू का मतलब लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक होता है, लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक को ये पैसा लौटाना पड़ेगा आफ्टर 25 ईयर्स। तो अब पैसे एकदम 25 साल बाद अचानक से पैसे का जरूरत होगा, तो कंपनी ने क्या सोचा, क्यों ना अभी से हम लोग एक फंड बना ले। इस फंड को बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो कंपनी ने क्या किया है? फंड बना लिया, फंड में पैसा डालती जाएगी, ठीक है, ताकि 25 साल बाद उसके पास पैसा अवेलेबल हो इस लोन को रीपे करने के लिए। तो अब ये पैसा कहाँ से आता है? हर साल के प्रॉफिट से पैसा निकाल के यहाँ डालती है। कितना डालती है वही हमें निकालना है। हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर, हर साल कितना पैसा डालना है उस फंड में। और उस फंड के पैसे को रख के नहीं रखती, रखेगी तो बढ़ेगा थोड़ी ना। उस पैसे को इन्वेस्ट कर देती है कहीं पर, जैसे कहीं भी कर सकती है। मान लो बैंक में ही रख दिया, वैसे बैंक में काफी कम इंटरेस्ट मिलता है, मान लो कहीं पर भी इन्वेस्ट कर दिया, तो बोल रहे उससे 4% पर एनम इंटरेस्ट भी मिलेगा। हमें पूछा क्या है? कितना प्रोविजन कंपनी को हर साल प्रॉफिट से बनाना है, मतलब कितना पैसा निकालना है। तो बोलो तो ये एनुइटी का क्वेश्चन बना या फिर सिंगल कैश? एनवीटी का। एनुइटी का, क्योंकि बोल ही तो रहा है कि हर साल कितना पैसा विथड्रॉल करके हमें उस फंड के अमाउंट फंड में डालना है, ठीक है। तो इसका मतलब एनुइटी का क्वेश्चन हो गया। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि फ्यूचर में हमें कितना पे करना पड़ेगा। हम लोगों ने अगर 5 लाख का लोन लिया है तो फ्यूचर में हमें 5 लाख लौटा, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड 25 ईयर्स, टाइम पीरियड 25 ईयर्स है। क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर, देखो रिडीमिंग डिवेंचर होता, तुम लोग बोलोगे लोन तो मैम आपने बोला प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल सही, लोन प्रेजेंट वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर रिडीमिंग डिवेंचर और 5 लाख, मतलब बता ही दे रहा है कि डिवेंचर रिडीम का मतलब रीपे, लोन का रीपे जब करेंगे तब मुझे 5 लाख रखना पड़ेगा। तो फ्यूचर में मुझे 5 लाख देना है। अभी लोन का अमाउंट जो है वो कम ज्यादा भी हो सकता है, क्यों हो सकता है वो हम बताते हैं। एक्चुअली डिवेंचर का केस थोड़ा अलग होता है। डिवेंचर जो कंपनी इशू करती है ना, तो डिवेंचर को 3 तरीके से रिडीम किया जा सकता है, एक पार पे, एक प्रीमियम पे, और एक होता है डिस्काउंट। वैसे एप्लीकेबल नहीं होता पार या प्रीमियम, मतलब मान लो 100 रुपए का लोन लिया, 100 रुपए लौटा दिया, 100 रुपए का लोन लिया, 110 रुपए लौटा दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीमियम पे रीपे होना। तो हम लोग को ना क्वेश्चन में ये अमाउंट दिया हुआ है, अब एक्चुअली कितना था वो तो हमें नहीं पता, तो इसीलिए मैंने इसको फ्यूचर वैल्यू माना। ये कंफ्यूजन मत रखो कि अभी तक तो लोन प्रेजेंट वैल्यू था तो अचानक से ये लोन फ्यूचर वैल्यू क्यों हो गया, क्योंकि कंपनी ने जो है यहाँ पर रिडेम्पशन अमाउंट बताया है कि 5 लाख का लोन
रीपे करना है, ठीक है। लोन कितने का लिया था वो नहीं बताया, हो सकता है लोन 4 लाख का लिया था, प्रीमियम में पे करा है 5 लाख, तो इसीलिए हम लोग को ये अमाउंट फ्यूचर वैल्यू बोल के लिखना पड़ेगा। इस अमाउंट को हम लोग प्रेजेंट वैल्यू नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें डिवेंचर इशू का वैल्यू नहीं बताया, डिवेंचर रिडीम का वैल्यू बताया, इसीलिए इसको हम लोग फ्यूचर वैल्यू ले रहे हैं। अदरवाइज जो डिवेंचर इशू होता है ये, तो फिर इसे प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ता है। इशू मतलब जितना लोन लिया, रिडेम्पशन मतलब जितना लोन रीपे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दो चीजें अलग हो गया। अब हम लोग को बताना है कि जो इन्होंने सिंकिंग फंड बना रखा है उसमें कितना पैसा हर साल जो है डालना है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फ्यूचर। आंसर 12,006 आएगा क्या? हाँ 12,005 लिखा है मैंने, शायद 6 भी आ सकता है पॉइंट। 5.98 ऐसा है। हाँ तो फिर 12,006 ए 1 प्लस आई होल टू दी पावर इन -1 डिवाइडेड बाई आई, ये फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया 5 लाख। ए हम लोग को निकालना पड़ेगा 1 प्लस आई। अच्छा इंटरेस्ट रेट बताया था, ये देखो 4%, आई था 4% इस क्वेश्चन में, और 4% कुछ नहीं बोला है, तो पर है 25 ईयर्स के लिए 25 -1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 -1 divided by 4%। तो ये आ रहा है, ठीक है। 41 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको हम कर लेंगे मेमोरी में प्लस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 5 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल, तो ये आ गया 12,005। 12,005, तो एन्युटी का वैल्यू पता चल गया, मतलब हर साल प्रॉफिट से 12,005, 5.9 है तो 12,006 भी कर सकते। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 5 या 6 कुछ एक होगा, 6 ही है, ठीक है। चलो ठीक है 6 करेंगे, क्योंकि वैसे भी 6 हो भी रहा है ना 5.9 पर, तो ऑप्शन ए के साथ मैच हो गया। इसका मतलब इस 5 लाख के लोन को रिडीम जो करना है, 5 लाख जो रिडीम करना है लोन अमाउंट, उसके लिए सिंकिंग फंड जो बनाए हैं उसमें हम लोग को हर बार प्रॉफिट से, हर साल टाइम भी बता दिया, हर साल प्रॉफिट से 12,006 जो है हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमारा फंड केपेबल हो जाएगा 5 लाख रीपे करने के लिए, और उस फंड में जो भी पैसा जमा हो रहा है उसे हमें कर देना है इन्वेस्ट भी, ठीक है, इन्वेस्ट भी करो। अच्छा अब देखो 13th नंबर में क्या बोल रहा है, ए मशीन कॉस्ट 5,20,000 विद एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 20 इयर्स। एक मशीन का कॉस्ट है 5,20,000 और उसका लाइफ है 25 इयर्स। चलो पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। एक मशीन है हम लोग के पास जिसका कॉस्ट है 5,20,000, तो कॉस्ट मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आज हम लोगों ने इसको इतने से खरीदा है तो पी लिखो, इनिशियल वैल्यू लिखो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आज का इन्वेस्टमेंट, तो इनिशियल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू जो बोलना चाहो बोल सकते हो। और इसका बोल रहा है नेक्स्ट, देखो क्या बोला है, विथ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 20 इयर्स, मतलब ये जो मशीन है इसका जो लाइफ है वो 25 साल, ठीक है। ये सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड, फिर से फंड आ गया, टू रिप्लेस इट बाय ए न्यू मॉडल एट 25% हायर कॉस्ट आफ्टर 25 इयर्स विद स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। मतलब क्या बोला है समझो, अभी जो हम लोगों ने मशीन खरीदा है वो 5,20,000 है, ठीक है। अब ये मशीन का लाइफ कितना है, ये मशीन कितने दिन चलेगा, 25 इयर्स चलेगा, ये भी बता रहा है, ठीक है। अब 25 इयर्स बाद इनको फिर नया मशीन खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए इन्होंने अभी से क्या किया है, एक फंड बना लिया है, फंड में पैसा रखेंगे। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में 25 इयर्स बाद जब नया मशीन खरीदना होता है, ऐसा ना हो कि बिजनेस से ही पूरा पैसा निकालना पड़े, तो इन्होंने फंड बनाने का शुरुआत कर दी है, ठीक है। अब फंड क्यों बना रहे, ताकि रिप्लेस कर पाए न्यू मॉडल वाले मशीन के साथ जिसका वैल्यू 25% हायर हो जाएगा अभी के कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि समय जाएगा तो फिर चीज का दाम तो बढ़ेगा, ठीक है। तो 25 साल बाद जो नया मॉडल का मशीन खरीदेंगे उसका वैल्यू हो जाएगा
अभी जो कॉस्ट है उससे 25% ज्यादा, ठीक है। विथ ए स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेशन ऑफ 25,000। स्क्रैप वैल्यू का मतलब मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि अगर हम लोग अपने किसी एसेट को बेच देते हैं, ठीक है, यूज करने के बाद, जैसे मान लो एक मोबाइल खरीदा और सोचा कि इसको 5 साल चलाओगे, मोबाइल था मान लो 30,000 का, ठीक है, 5 साल बाद मान लो सोच रहे हो ये बेचेंगे तो कम से कम 3,000 तो मिल ही जाएगा, ठीक है, तो दैट इज स्क्रैप वैल्यू। तो ये 5,20,000 का जो मशीन है, इसको 25 ईयर्स बाद इसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा, स्क्रैप मतलब मार्केट में बेचेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये इन्होंने एस्टिमेट कर रखा है 25,000 मिल जाएगा, ठीक है, इसका 25,000 मिल जाएगा। और जो नया मशीन खरीदना पड़ेगा उसका वैल्यू कितना होगा, न्यू मशीन कॉस्ट, वो भी बताया है। न्यू मशीन कॉस्ट बोल रहा है कि अभी जो दाम दिए उससे 25% ज्यादा से खरीदना पड़ेगा। वो तो होगा ही क्योंकि समय के साथ साथ तो चीज का दाम बढ़ जाएगा। तो इनका मानना है कि 25% एक्स्ट्रा देके खरीदना पड़ेगा, ठीक है, तो देखते हैं कितना। 25% 1,30,000 मतलब हो जाएगा 6,50,000, ठीक है, 6,50,000 रुपीज से नया मशीन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग को पूछा क्या है, अब इन्होंने ना फंड बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, नए मशीन मतलब पुराने मशीन को हटा के जब नया मशीन लेना पड़ेगा। अब बोल रहा है व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एवरी ईयर इफ द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेटेड एट 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। बोल रहा है ये जो फंड बना रहे हैं ना मशीन खरीदने के लिए, इस फंड में कितना अमाउंट हर साल डालना पड़ेगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी थोड़ी देर पहले डिवेंचर वाला किया। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, सेट असाइड एवरी ईयर बोला, इससे ही पता चल रहा है एन्युटी। और इस पैसे को हम लोग को क्या करना है, इन्वेस्ट भी कर देना है, क्योंकि अभी तो 25 साल टाइम है ना, तो 25 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इसमें कुछ वैल्यू एड ऑन हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करने से बोल रहा है 3.5% इंटरेस्ट लगेगा, 3.5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम हमें मिल जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन ये पूछा है कि फंड में हर साल कितना पैसा डालने वाले, मतलब हम लोग को ए पूछ रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहला बात ये है कि जैसे हम लोग को यहाँ पता था कि हमें फ्यूचर में 5 लाख का जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से हमें फंड बनाना है। अब मुझे एक चीज बोलो कि फ्यूचर में हमें कितने रुपए का जरूरत होगा, फंड कितने रुपए का फंड बनाना चाहिए हमें। 6,25,000। 6,25,000, क्योंकि दिख तो रहा है 6,50,000, लेकिन पुराने मशीन को बेच के अगर मुझे 25,000 मिलेगा तो फंड जो है, फंड का जो नीड होगा वो कितने का होगा, तो फंड नीडेड हो जाएगा, ये देखो 6,50,000 का ही फंड बनता, लेकिन ये पुराना मशीन बेच के तो 25,000 मिलेगा ना, ऐसा हमारा मानना है। तो इसका मतलब 6,25,000 का फंड बनाएंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब 6,25,000 का फंड बनाने के लिए मतलब फ्यूचर में मुझे कितने पैसे का जरूरत होगा, 6,25,000। तो उसके लिए आज मुझे हर साल कितना करके पैसा जमा करना पड़ेगा, ये मुझे आंसर फाइंड करना, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू a into 1 plus I whole to the power m minus 1 divided by I। फ्यूचर में चाहिए 6,25,000। अभी कितना पैसा रेगुलर पर एनम जमा करें नहीं पता, वही पूछा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट मिलेगा 3.5%, जहां भी इस इन्वेस्टमेंट को करेंगे एम हो जाएगा हम लोगों का 25 ईयर्स, ठीक है, -1। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ा क्योंकि इंटरेस्ट भी पर एनम है और 25 भी पर एनम दिया। तो यहाँ पर देखते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, minus 3.5%। क्या है, अब इसको हम कर लेंगे मेमोरी प्लस एम प्लस फिर 6,25,000 डिवाइडेड बाई ये वाला 16,046.27 ऐसे आ रहा है, देखते हैं। मतलब हर साल हमें इतना करके जो है फंड में पैसा डालना पड़ेगा 16,046।
अच्छा, तो यहाँ देखो हमारे पास ना 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा ज्यादा सही जा रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो 16,000 तो नहीं होगा, क्योंकि 16,000 से तो ज्यादा ही है, तो 16,000 को हटा के 16,500, ये तो काफी ज्यादा हो गया। एक है 16,050, एक है 16,005। तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या लग रहा है? अगर 46 है तो सबसे नियरेस्ट तो मुझे ये लग रहा है, ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि ये 16,005 रुपए, हमारे पास है 16,046। ठीक है, तो इनके पास है, देखो इसमें सबसे नियरेस्ट हो रहा है 16,050। तो क्योंकि हमारे पास तो कोई डी ऑप्शन है नहीं कि नन ऑफ दिस, तो हम लोग फिर इसमें से कौन सा लिखे? अगर इसमें से ही चूज करना है तो ऑप्शन सी चूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा 16,046, मतलब बोल सकते हैं लगभग 50 के बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में बोल रहा है, राजा एज्ड 40 विशेस हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख एट हिज डेथ। ठीक है, तो राजा जो है, उनकी जो वाइफ है, ठीक है, राजा का फिलहाल एज है 40, और इनका ये विश है कि जब उनका डेथ हो तो रानी के पास 40 लाख हो, रानी जो इनकी वाइफ है। इफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज अनदर 30 ईयर्स, अब इनको लग रहा है कि ये आगे और 30 साल जो है इनका लाइफ है, एंड ही स्टार्ट मेकिंग इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट। जैसे ही ये बात आया तो सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए ये तो मेरा एन्युटी का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बोला है इक्वल एनुअल इन्वेस्टमेंट, मतलब हर साल कुछ एक इन्वेस्टमेंट हम लोग इक्वल अमाउंट का करने वाले, तो एन्युटी का क्वेश्चन है। लेकिन पूछा क्या है, कमेंसिंग नाउ। तो कमेंसिंग नाउ का मतलब हम लोग का क्वेश्चन हो गया, बोले तो एन्युटी कमेंसिंग नाउ मतलब क्या होता है? एन्युटी ड्यू या रेगुलर होता है? बोलो, एन्युटी ड्यू। ठीक है, एट 3% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट एनुअली। तो बोल रहा है कि अगर राजा को जो है 40 लाख अपने रानी के लिए रख के जाना है, तो अभी से उसे कितना पैसा हर साल जो है जमा करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 3% करके। ठीक है, अच्छा तो फिर इसका हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो यहाँ पर राजा को कितना चाहिए? राजा को चाहिए 40 लाख। ठीक है, राजा को फ्यूचर में चाहिए 40 लाख। ठीक है, फ्यूचर में राजा के पास 40 लाख होना चाहिए, मतलब 40 लाख होना चाहिए जो रानी को मिल जाए। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू। अब राजा ये सोच रहा है कि अभी उसको फिर हर साल कितना करके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, हर साल कितना करके जमा करना पड़ेगा, यानी एन्युटी। ठीक है, हर साल कितना करके जमा करना पड़ेगा ताकि रानी को फ्यूचर में 40 लाख मिले। लेकिन कब मिलना चाहिए? बोल रहे हैं उनके डेथ के टाइम पे। तो अभी इनका एज जो है, राजा यहाँ बैठ के ये सब सोच रहे हैं, राजा का अभी जो करंट एज है वो दिया हुआ है 40 ईयर्स। ठीक है, अब उनका मानना है कि हम नेक्स्ट 30 ईयर्स तक जिंदा रहेंगे। अब यहाँ इस एज में आके 40 ईयर्स एज में आके ये सोच रहे हैं कि हम इस तरीके का एक स्कीम बनाएंगे ताकि रानी को मेरे मरने के बाद 40 लाख मिल जाए। तो अब ये इनको अगर लग रहा है कि ये 30 ईयर्स और जिंदा रहेंगे तो ये स्कीम इनका 30 ईयर्स तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3% जो है इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, इसमें हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं 3% पर एनम। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड आउट करके देना है कि हमें कितना, मतलब राजा को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए एनुअली, हर साल। ठीक है, और कमेंसिंग नाउ बोला है यानी एन्युटी ड्यू, तो ये हम लोग का कौन सा फॉर्मूला रखना चाहिए? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला क्या है? रेगुलर के तरह ही है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस था। ठीक है, अगर तुम लोग को याद नहीं, अपने कॉपी में देखो, ये 1 + आई मल्टीप्लाई होता था, उसका रीजन मैंने बताया। ठीक है, तो 40 लाख यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ए हमें निकालना है, 1 + i 3% टू दी पावर एन, ये हो गया 30 -1 डिवाइडेड बाई 3%, और यहाँ पर हो जाएगा फिर से एक बार ये वाला करो। ठीक है, इसका लॉजिक मैंने बताया था, तो तुम लोग एक बार वो क्लास देखो अगर याद नहीं है तो, क्यों 1 + 30% हो रहा है। ठीक है, एन्युटी का स्टार्टिंग वाले क्लास, एक ही क्लास, मतलब जो एन्युटी का क्लास हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें बताया 3 डिवाइडेड बाई 100 + 1।
ठीक है, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 minus 1 divided by 3%, ये इतना आ गया, इनटू हो जाएगा इनटू 1.03, ये वाला। तो इसको हम लोग कर लेंगे मेमोरी प्लस, फिर हो जाएगा 40 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी 81628, इसका आंसर आ रहा है 81628। 81628 करके उनको जमा कर, अब देखते हैं ऑप्शन। 81628 ना तुम लोग को कहीं नहीं मिलेगा, और ऑप्शन नन ऑफ दिस भी नहीं है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग डेटा है, वो मैंने तुम लोग को देखो इसलिए पहले नहीं बोला, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो मैंने आंसर निकाल के दिखाया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में दे तो दिया है पॉइंट स्टार्टिंग कमेंसिंग नाउ, तो हम लोग को एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट इनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो आंसर्स का ऑप्शंस दे रखा है वो एन्युटी रेगुलर का है, तो हम वो भी तुम लोग को करके दिखा देते हैं। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को एन्युटी रेगुलर में करेंगे तो हमारा आंसर किसी एक ऑप्शन के साथ जरूर मैच हो जाता है। देखो हम दिखाते हैं, तो इसी क्वेश्चन का अगर एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला निकालोगे एन्युटी रेगुलर के बेसिस पे, तो फिर क्या आंसर होगा? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ अगर एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या है, एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ये डिलीट हो जाएगा, तो 1 प्लस आई होल टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, ये हो जाएगा। ठीक है, और इधर हम लोग का 40 लाख तो रहेगा ही, ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू 40 लाख। ठीक है, ये इधर जगह नहीं है तो मैंने इधर लिख दिया, इधर और लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने से कितना आएगा, तो देखो कैलकुलेट करने से हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पर आएगा वन, ये वाला वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया मेमोरी प्लस और 40 लाख डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉर्ड, तो 84077। ठीक है, तो फिर हम लोग का ए का आंसर आ जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ करके दिखा रहे हैं, वैल्यू तो पता ही तुम लोग को क्या पुट करना है, 84077 ये आंसर आ रहा है। अगर हम लोग इसको एन्युटी रेगुलर से करें, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन्युटी रेगुलर नहीं होगा, अगर ये लाइन हम हटा देते हैं तो ही होगा 84077। तो देखो इसमें हम लोग का आंसर फिर किससे मैच हो जाएगा, ऑप्शन डी से। ठीक है, ऑप्शन डी ही आंसर भी दिया हुआ है, क्योंकि 84077, तो ये तो 448 है, ये 450 है, ये 449 है, तो 077 सबसे नियरेस्ट ऑप्शन डी के साथ जा रहा है, तुम लोग का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आंसर के हिसाब से जाए तो फिर ये क्वेश्चन एन्युटी रेगुलर का होना चाहिए, कमेंसिंग नाउ वाला लैंग्वेज हट जाना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो तुम लोग अपना जो लॉजिक है वो लगाना, आंसर के साथ मत जाना इन्वेस्ट, क्योंकि नॉर्मली एग्जाम के टाइम पे बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई आंसर्स गलत हो गया, अदरवाइज जो है सही ज्यादा रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत रहेगा, अगर गलत हुआ तो तुम लोग क्वेश्चन सही करके आओगे तो जो है नंबर मिल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आंसर के चक्कर में क्वेश्चन को गलत करके आ गए। तो यहाँ मैंने बता दिया, वो छोटा सा जो है चेंजेस करना है। देखो अगर हम लोग कमेंसिंग नाउ रखेंगे तो यही वाला आंसर होगा, और कमेंसिंग नाउ को हटा देंगे तो फिर हम लोग का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका कोई ऑप्शन लिखा नहीं, क्योंकि वो तो किसी के साथ मैच हो नहीं रहा है कि हम उसका ऑप्शन में। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, देखते हैं 15th नंबर। बोल रहा है कि अप्पू रिटायर्स एट 60 years रिसीविंग ए पेंशन ऑफ 14,400 year, 14,400 a year paid in half yearly installment for rest of his life after reckoning his life expectation to be 13 years, and that interest at 4% per annum is payable half yearly, but single sum is equivalent to his pension। हम बताते क्या बोला है, अप्पू है जो कि रिटायर करेंगे 60 ईयर्स एज में, तब उन्हें पेंशन मिलेगा 14,400 ए ईयर पेड इन
बोला है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मतलब बोल रहा है कि 14,400 जो पेंशन अमाउंट मिलेगा ना, वो एक बार में नहीं मिलेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, हाफ ईयरली, मतलब 6 मिलेगा। पहले ये चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करके भी 7,200 6 मंथ्स के गैप में मिला, फिर 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा 7,200। 7,200 कहाँ से आया, ये देखो 14,400 है ना इनका पूरा पेंशन अमाउंट पूरे एक साल का, तो उसका 2 पार्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करके देखो 7,200 7,200 ही आया। फिर बोल रहा है कि हिज लाइफ एक्सपेक्टेशन टू बी 13 ईयर्स। अच्छा, अब उनका लाइफ जो है वो 13 ईयर्स बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी ये जो लाइफ बचा हुआ है वो है, और आगे का 13 ईयर्स। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है, दैट इंटरेस्ट रेट जो है वो है 4% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। इंटरेस्ट रेट है 4% पर एनम पेबल हाफ, 4% पर एनम पेबल हाफ ईयरली, दैट इज 2% करके होगा। अगर पेबल हाफ ईयरली है तो फिर 2% करके होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। बोल रहा है व्हाट सिंगल सम इज इक्विवेलेंट टू हिज पेंशन, ठीक है, तो बोल रहा है कौन सा अमाउंट है जो कि इनके पेंशन के साथ इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो हम लोग को पूछा है कि कौन सा अमाउंट जो है इनके पेंशन के साथ इक्विवेलेंट होगा। मतलब देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को 7,200 जो दिया हुआ है ना, वो हम लोग का एन्युटी दिया हुआ है। कैसे, देखो हम एक बार फिर से बताते हैं। 60 इयर्स एज में रिटायर होने वाले हैं, रिसीविंग पेंशन ऑफ 14,400, और इनको पेंशन मिलेगा हर साल 14,400 करके। लेकिन कैसे मिलेगा, 6 मंथ्स के गैप में। मतलब पेंशन जो है लमसम होता है, और जो है इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। नॉर्मली लमसम ही होता है, यहाँ इंस्टॉलमेंट बोला है, इंस्टॉलमेंट नहीं, पेंशन जो है वो मिलते जाता है। सॉरी, हम थोड़ा गलत बता दिए। पेंशन जो है वो हमें मिलते जाता है, मंथली मिलता है। तो यहाँ बोल रहा है 6 मंथ्स के गैप में मिलेगा, मंथली नहीं मिलेगा। तो रिटायरमेंट के बाद हर 6 महीने में इन्हें 7,200 7,200 7,200 इस तरीके से मिलते जाएगा, ठीक है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, कब तक मिलता है, जब तक किसी का डेथ नहीं होता है। अब ये 13 इयर्स जिंदा रहेंगे ऐसे इनको लग रहा है, तो 13 इयर्स तक इनको ये पैसा मिलता जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि 13 इयर्स तक ये जो पैसा मिलेगा, इसका आज का एक एक अमाउंट बताओ। मतलब ये पूरे पैसे जो 13 इयर्स तक रिसीव होते जाएंगे, उसका टोटल करके आज का वैल्यू बताओ। पूरे 7,200 का 13 इयर्स तक का जो वैल्यू हो रहा है, वैसे तो देखो तुम लोग आराम से ऐसे बोल सकते हो, 7,200 इंटू 13 इयर्स है, तो मतलब बेसिकली हम लोग का ये हो जाएगा 14,400 पर एनम। तो 13 इयर्स में कितना मिलेगा, ये गलत हो गया। 14,400 इंटू 13 कर दोगे तो आंसर आ जाता है 1,87,200। लेकिन ये तो हम लोगों ने इस पे टाइम वैल्यू मनी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि 14,400 का आज का वैल्यू और 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद का जो वैल्यू है वो तो इक्विवेलेंट नहीं होता है ना। तो मुझे क्या करना है, ये सभी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, और टोटल करके बताना है कि वो वैल्यू जो है एक सिंगल सम के बराबर करने से कितना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, तो A/I 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + I होल टू दी पावर n, ठीक है। अच्छा देखो कितना आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, कितना करके पैसा मिलेगा 7,200, और डिस्काउंटिंग फैक्टर मार्केट में कितना चल रहा है बोल दिया है, देखो 4%। लेकिन ये तो ईयरली है, और ये अमाउंट तो 7,200 के अगेंस्ट पे तो 4% नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो तो हम लोग का 6 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स के गैप में 2% हो जाएगा। 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2%, और एन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा टी इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन, ठीक है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पर एन। तो हमें पूरे साल में 2 बार पेंशन मिलेगा, ठीक है, और ऐसा 13 इयर्स तक मिलेगा। मतलब ये हम लोग का 26 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखना है 26। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 100 + 1
into 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1 divided by memory recall, ये जितना भी आया -1 into 7,200 divided by 2% equal to 1,44,871. ठीक है, 1,44,871. देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है. 1,44,871. तो ये तो 800 है, मतलब काफी कम है. ये 700 है. ये तो छोड़ो, ये तो होगा ही नहीं. तो फिर ऑप्शन मेरा बी होना चाहिए, क्योंकि 1,44,900. तो 871 का सबसे नियरेस्ट आंसर यही हो जाएगा. ठीक है, तो इतना मतलब सीधा बात है. जो 7,200 करके मुझे 13 ईयर्स तक मिलते जाएगा, उसका आज का वैल्यू, मतलब कंपनी अगर आज ही मुझे वो अमाउंट पे कर दे, आज ही किसी को पेंशन अमाउंट एक ही बार में दे दे, तो फिर इतना अमाउंट कंपनी को देना पड़ेगा. ठीक है, ये अमाउंट देना और हर 6 महीने में 7,200 करके देना. अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर ये चल रहा है तो दोनों बात जो है वो बराबर होता है. ठीक है, तो 1,44,800. देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि 7,200 फिर हमें कितना बार मिलेगा. ये हमें मिलेगा जो है 26 टाइम्स मिलेगा. तो 26 से मल्टीप्लाई करके देखो, 1,87,200 दिख रहा है. तो तुम लोग को लगेगा ये तो अच्छा है कि 1,87,200 मिलेगा, मेरा जो 13 साल खत्म हो जाएगा तब. ठीक है, अगर इनका लाइफ 13 ईयर्स है. लेकिन ये तो फ्यूचर में मिलने वाला है. तो आज का 7,200 और 6 महीने बाद 7,200, दोनों वैल्यू इक्वल तो नहीं हुआ ना. तो इसीलिए इक्विवेलेंट क्या मतलब, बेसिकली फ्यूचर का 1,87,200 जो 13 ईयर्स में एड ऑन होके जाएगा, वो हम लोग का, क्योंकि वैसे भी तो एक साथ मिलने वाला है नहीं, 6 6 मंथ्स में मिलेगा. फिर भी तो उसका एक साथ का वैल्यू हो जाएगा. मतलब अगर उसको कंबाइन करें कि 7,200 करके जो मुझे 26 टाइम्स मिलने वाला है, वो अगर आज ही मिल जाए तो उसका आज का वैल्यू कितना है, तो 1,44,871. इसका मतलब ये है. तो देखो, हम लोग का ये जो एडिशनल क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो गया. तो बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग का कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है. ठीक है, वो हम बताते हैं, एक दो जितना भी आज हो पाएगा. ठीक है, वो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत गो थ्रू करना है, बाई चांस अगर आ जाए. जैसे कि देखो, लीज का कंसेप्ट. ठीक है, मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू मनी. ये जो लगता है ना तुम लोग को कि ये पढ़ के क्या हुआ, क्या फायदा है, तो एप्लीकेशन क्या है वो पढ़ेंगे कि ये सीख के क्या हो. एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, तो कौन कौन से सेक्शन में इसका एप्लीकेशन हमें पढ़ना पड़ेगा. तो पहला हो जाएगा लीज. लीज के केस में हम लोग पढ़ेंगे. फिर उसके बाद लीज के बाद पढ़ेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन. फिर
नेट चला गया था, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो देखो तो मेरा आवाज आ रहा है और स्क्रीन शेयर है कि नहीं? हाँ मैम। अरे यार। और स्क्रीन भी शेयर है। यस मैम। तो एप्लीकेशन ऑफ टाइम वैल्यू, इसमें हम लोग को लीज पढ़ना पड़ेगा। लीज के बाद हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ेंगे, परपेचुइटी, गोइंग परपेचुइटी। इसके अलावा CAGR बता देंगे क्या होता है, एक बार ऐसे ही लिखो। रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न। और हमें पढ़ना पड़ेगा NPV, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये और ये पॉइंट सेम टाइम है, ठीक है, इन पे भी सेम टाइम है, ये तीन लगभग सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये जो है थोड़ा अलग अलग, सभी पे एक एक क्वेश्चन ही है, वही हम लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले आज हम लोग थोड़ा लीज पे डील करते, बाकी नेक्स्ट क्लास में शायद होगा। तो देखो लीजिंग क्या होता है। जैसे हम लोग रेंट पे घर देते हैं, अगर मेरे पास घर है तो हम रेंट पे घर दे सकते हैं, ठीक है। अब या फिर हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास अगर ज्यादा जगह जमीन है, ठीक है, तो उस पे हम जो है वो भी किसी को रेंट पे दे सकते हैं कि भाई तुम इस पे जो है फार्मिंग वगैरह करो, ठीक है। तो लीजिंग क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर लीजिंग का मतलब होता है एसेट को अगर हम लोग रेंट पे दे रहे हैं तो उसे लीजिंग बोलते हैं। जैसे कोई कंपनी के पास कोई मशीन है तो वो चाहे तो मशीन को भी रेंट पे दे सकते हैं। जैसे हम लोग घर रेंट पे लेते हैं तो मशीन वगैरह भी रेंट पे जाता है, ठीक है। तो लीजिंग में क्या होता है, दो तरीके के लोग हो जाते हैं, ठीक है, लीजिंग एग्रीमेंट में। एक होता है लेसर और एक होता है लेसी, ठीक है। तो लेसर कौन है और लेसी कौन है, ठीक है। तो लेसर जो है वो है ओनर ऑफ द एसेट, ठीक है। जो एसेट का ओनर है उसे हम लोग बोलते हैं लेसर। और लेसी किसको बोलते हैं, यूजर ऑफ एसेट। जो एसेट का यूजर है उसे हम लोग बोलते हैं लेसी। अब देखो हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, तो देखो जो ओनर है एसेट का, मान लो किसी ने एक घर खरीदा, उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है। देखो अब अपने घर पे तो रेंट पे रखेगा नहीं नॉर्मल, ठीक है। अब देखो किसी को ज्यादा जरूरत है वो सब अलग बात है, लेकिन अब बोल रहे हैं अब किसी के पास सरप्लस पैसा है, उसने एक्स्ट्रा घर खरीद लिया, अब बोल रहे हैं हम इसको रेंट पे लगा देंगे, ठीक है। अब उसके पास देखो दो ऑप्शन है, वो एक्स्ट्रा घर को रेंट पे भी लगा सकता है या फिर किसी और को बेच भी सकता है, दो ऑप्शन है ना। अब उसको ये देखना पड़ेगा कि बेचने से ज्यादा बेनिफिट है कि रेंट पे लगाने से ज्यादा बेनिफिट है। वो डिसीजन हम लोग को लेना पड़ेगा, तो वो टाइम वैल्यू मनी के साथ देखेंगे। क्यों, अगर बेच दिया, ठीक है, ये घर है, मान लो ये घर है, इसको मान लो बेचना है तो बेचने से आज ही मिल जाएगा। मान लो बेच दिया, सेल कर दिया और मिला 30 लाख, ठीक है, ये तो अभी मिल जाएगा। लेकिन अगर रेंट पे दिया तो अब रेंट तो 30 लाख का होगा नहीं, ठीक है। अब रेंट मान लो है 10,000 करके, 10,000 करके मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा। अब बेचने से आज ही 30 लाख मिलेगा। अब ये रेंट अगर हम लोग देते हैं तो मान लो नेक्स्ट हम लोग इसको जो है 20 ईयर्स के लिए रेंट देंगे, ठीक है। तो अब तुम लोग बोलोगे 10,000 इंटू 20 ईयर्स कर लेते हैं। देखो 10,000 करके अगर हर महीना रेंट मिलता है तो एक साल में 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 करके मिलेगा तो 20 ईयर्स में कितना मिलेगा, तो तुम लोग बोलोगे 24 लाख मिलेगा, तो तब तो अच्छा नहीं है, बेचने से ही अच्छा है। लेकिन ऐसे करके 24 लाख हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 30 लाख जो है ये आज का वैल्यू है, और ये जो 24 लाख है ना ये हमारा फ्यूचर का वैल्यू। मतलब हमें ये सोचना है कि ये 10,000 करके जो हमें मिल रहा है
वो 10,500 का आज का वैल्यू कितना होगा, तब कंपेरेबल होगा। हम लोग फ्यूचर वैल्यू के साथ प्रेजेंट, प्रेजेंट वैल्यू के साथ फ्यूचर, इस तरीके का काम नहीं कर सकते। हमें जब भी कंपेयर करना है बेस को बराबर करके कंपेयर करना है। जैसे केजी के साथ ग्राम का कंपैरिजन नहीं होता है, मिनट के साथ सेकंड का नहीं होता है, वैसे ही फ्यूचर वैल्यू के साथ प्रेजेंट वैल्यू का नहीं होगा, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट का, फ्यूचर वैल्यू के साथ फ्यूचर का। ठीक है, तो लेसर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है, हमेशा लेसर जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि मेरे पास जो एसेट है इसको हम सेल कर दे कि रेंट पे लगा दे। सेल ऑफ द एसेट, मुझे बेच देना चाहिए, इनके दिमाग में यही दो ऑप्शन चलता है, बेच दे कि फिर लीज आउट कर दे। रेंट नहीं बोलते, या नॉर्मली लीज का बात होता है जब हम लोग बड़े बड़े एसेट को जो है रेंट पे देते, रेंट भी बोल सकते हो बट यहाँ पर लैंग्वेज जो है लीज यूज होता है। और लेसी के दिमाग में क्या चलता है, लेसी के दिमाग में भी सेम उसी तरीके का कंसेप्ट चलता है कि हम घर रेंट पे लेके रहे या फिर घर ही खरीद ले। ठीक है, घर खरीदे या फिर रेंट पे रहे, तो बाई कर ले एसेट को। या फिर मान लो कोई मशीन का जरूरत है फैक्ट्री में, तो वो सोच रहे कि किसी और ऑर्गेनाइजेशन से वो मशीन जो है रेंट पे ले ले या मार्केट से खरीद ले, या फिर लीज इन करे, मतलब लीज वाले कॉन्ट्रैक्ट में चलेगा। तो क्या करना चाहिए, इनके लिए जो मोर बेनिफिशियल होगा वही लेना चाहिए, और इनके लिए भी जो मोर बेनिफिशियल होगा वो लेना चाहिए। ठीक है, ये करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन से एटलीस्ट ये वाला चीज बता देते हैं, चलो ठीक है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 36, देखो बोल रहा है एबीसी लिमिटेड वांट, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन एसेट कॉस्टिंग 3,60,000। तो एबीसी लिमिटेड के पास एक एसेट है जिसका कॉस्ट, यानी जिसको उसने खरीदा था 3,60,000 से, अब वो चाहते हैं उसको लीज आउट कर दे, मतलब भाड़े पे लगा दे। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, इट हैज फिक्स्ड ए रेंटल ऑफ 1,05,000 पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। बोल रहा है जिस दिन ये लीज एग्रीमेंट होगा उस साल के एंड से रेंट का अमाउंट कितना लगेगा, 1,05,000। मतलब कंसेप्ट क्या हो गया, देखो कंसेप्ट कुछ ऐसा नहीं हो गया, जब जितना अभी तक पढ़ा ना उतना बताते हैं। यहाँ पर एक एसेट परचेज हुआ है, एसेट परचेज हुआ है कितने से, 3,60,000। ठीक है, अब जिन्होंने ये एसेट खरीदा है वो सोच रहे हैं हम लोग इसको लीज पे लगा देंगे। ठीक है, लीज पे लगा देंगे, कैसे करके, एट द रेट ऑफ 1,05,000 पर एनम करके लगा देंगे। और ये पैसा रिसीव कैसे होगा, ये देखो उसका हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखो कितने साल के लिए रेंट पे लगा रहे, बोल रहा है कि 5 इयर्स, कहाँ पढ़ा था मैंने, 5 इयर्स, ये रहा 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो 5 इयर्स, 1, 2, 3, 4, 5 इयर्स के लिए। ठीक है, 5 इयर्स के लिए रेंट पे लगाएंगे। रेंट कैसे लेंगे, बोला जिस दिन लीज एग्रीमेंट होगा हर साल के एंड में, मतलब ये साल का एंड, मान लो ये Y0 है, ये Y1 है, तो Y0 से Y1 एक साल, तो 1,05,000 यहाँ रिसीव करेंगे। फिर ये साल जब खत्म हो जाएगा तो Y2 में 1,05,000 रिसीव करेंगे। फिर यहाँ पर रिसीव करेंगे, Y3 दे देते हैं 1,05,000, और इसको हम दे देते हैं Y4, तो 1,05,000। यहाँ पर फिर दे देते हैं 1,05,000। तो अगर रेंट पे लगाएंगे तो 5 साल तक इन्हें 1,05,000 रिसीव होता जाएगा, ये इनको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, अभी तक जो पढ़ा उसके हिसाब से तो ये बन गया। फिर बोल रहा है suppose rate of interest is 14% per annum compounded annually on which money can be invested by the कंपनी। ठीक है, बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मार्केट में चल रहा है वो 14% पर एनम चल रहा है, ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी अगर इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी को 14% पर एनम मिलेगा। ठीक है, इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू द कंपनी, मतलब हमें डिस्काउंटिंग रेट 14% दिया है, सीधा बात इतना है। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग कैसे पता करें कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो एसेट को इतने में खरीदा है, ठीक है, अब अगर वो बेचेगी तो कम से कम इतने में, इससे ज्यादा में बेचना चाहेगी। ठीक है,
अब वो सोच रही है कि रेंट पे लगा देगी, तो रेंट पे लगाने से इतना अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आज इसका वैल्यू है इतना, मतलब इस पैसे को इन्वेस्ट, जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका वैल्यू है 3,60,000, और उसके अगेंस्ट में रिसीव कितना होने वाला है 1,05,000, लेकिन ये तो एक साल बाद होगा, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला 1,05,000 ये उसके एक साल बाद होगा, ये नेक्स्ट वाला 1,05,000 ये उसके भी एक साल बाद होगा, और उसके बाद ये नेक्स्ट 1,05,000 ये उससे भी बाद होगा, फिर ये 1,05,000 ये उससे भी बाद होगा, ठीक है। तो ये जो है 1,05,000 करके जो हमें मिलने वाला है वो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में मिलने वाला है, लेकिन ये सभी का अगर हम आज का वैल्यू निकाल ले कि कितना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि रेंट देने से मुझे जो अमाउंट रिसीव होगा उसका आज का वैल्यू कितना है, और मैंने ये एसेट कितने से खरीदा। तो ये रेंट रिसिप्ट का अमाउंट का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर मेरा रिसिप्ट अमाउंट का वैल्यू ज्यादा हुआ, ठीक है, 3,60,000 से ज्यादा हुआ, तो फिर मुझे रेंट पे लगाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे रिसिप्ट जो होगा, अगर तुम लोग 1,05,000 करके 5 साल देखोगे तब तब तो बेवकूफ बन जाओगे। देखो, अगर देखोगे तो तुम लोग को दिखेगा 5,25,000, तो तुम लोग सोचोगे अच्छा ही है, 3,60,000 लगा के 5,25,000 मिल रहा है, लेकिन 5,25,000 थोड़ी ना आज मिल रहा है, आज इन्वेस्टमेंट है, 5 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो चेंज होगा ना। तो इसीलिए हमें इस सभी का प्रेजेंट वैल्यू देखना है। तो ये मेरा प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू के साथ प्रेजेंट वैल्यू कंपेयर करेंगे, और ये एन्युइटी बन गया। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए रिसीव होने वाला है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, अब क्योंकि एंड में मिलेगा तो एन्युइटी रेगुलर, तो रेगुलर का फॉर्मूला हो जाता है कुछ ऐसा। प्रेजेंट वैल्यू है हम लोग का यहाँ पर, वो तो निकालना पड़ेगा। ए है हम लोग 1,00,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट है हम लोग का, अच्छा वो लिखा नहीं, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था क्वेश्चन, 14% पर एनम। 1 - 1 / 1 + 14% होल टू दी पावर n, यानी कि 5 years। 2, 3, 4, 5। 1 / मेमोरी रिकॉल -1 इंटू 1,05,000 डिवाइडेड बाई 14%। तो ये आंसर आ गया, देखो 3,60,473। मतलब जो पैसा मुझे नेक्स्ट 5 years में थोड़ा 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 करके मिलने वाला है ना, उसका अगर आज का कैलकुलेशन कर ले तो इकट्ठा या एक्यूमुलेट देखो तो वो 3,60,473 होगा। और हम लोगों ने इन्वेस्ट कितना किया? 3,60,000। तो बोलो फायदा है कि लॉस है? अगर हम 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट करके मुझे 3,60,473 रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मुझे रिटर्न का भी प्रेजेंट वैल्यू मिल गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लीज पे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? ओके, तुम लोग आंसर लगाना चाहिए। लगाना चाहिए, ठीक है। तो लीज इज बेटर, रेंट पे लगा देंगे ना, क्योंकि बेनिफिट मिलेगा। कितने का बेनिफिट मिलेगा? भले ही थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन कितने का मिलेगा बोल सकते हो? बेनिफिट कितना मिलेगा? 473। 473। 3,60,473 मिलेगा, और 3,60,000 हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, मतलब 473 एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, भले ही देखने में कम लग रहा है, लेकिन हाँ फायदा तो है, 473 का फायदा है। अब अगर किसी को 473 का फायदा नहीं चाहिए तो फिर उससे कुछ और सोचना चाहिए, ठीक है, क्या बेच के इससे ज्यादा फायदा हो रहा है कि नहीं। हम लोग को तो क्वेश्चन में जो दिया था हम लोगों ने उसी हिसाब से कर दिया, ठीक है। तो 473 का हम लोग का हो गया है बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और ऐसा सेम है, वो दिखा देते, बस एक ही और करेंगे, ठीक है। 37 नंबर का, तो एग्जाम्पल 37, इसमें क्या बोला है देखो। इसमें बोला है ए कंपनी इज कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग ए मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4,000 और बाय लीजिंग इट फॉर 4 years एट एन एनुअल रेट ऑफ 1250। अब कंपनी को एक मशीन का जरूरत है, तो कंपनी सोच रही है क्या करे, खरीद ले, 4,000 रुपए देना पड़ेगा, या फिर किसी से भाड़े पे ले ले 4 साल के लिए, जिसपे मुझे रेंट देना पड़ेगा 1250 करके, मतलब मुझे भाड़ा यानी कि रेंट देना पड़ेगा। विच कोर्स ऑफ एक्शन इज प्रेफरेबल इफ द कंपनी कैन बोरो मनी एट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपनी को क्या करना चाहिए? भाड़े पे ले लेना चाहिए या फिर खरीद लेना चाहिए? चलो देखते हैं। अगर बाई करेगी कंपनी तो आज Y0 पे
कंपनी को 4,000 पॉकेट से निकाल के देना पड़ेगा। और अगर लीज पे लेती है, ठीक है, तो अभी 4,000 नहीं निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 4 इयर्स कंपनी को जिनसे लीज लेगी, मतलब रेंट देना पड़ेगा कितना करके, 1250 करके, 4 साल तक 1250 करके देते जाना है। कुछ नहीं बोलेगा तो ऑलवेज एन्युटी रेगुलर यानी एंड में, ठीक है। तो 1250 करके देते जाना है। तो 4,000 देने से अभी Y0 में देना पड़ेगा। ये सब क्या है, Y1 Y2 Y3 Y4। तो 4,000 अच्छा कि ये अच्छा, तो उसके लिए ये सबका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा सेम कंसेप्ट में, ठीक है। तब तो हम लोग 4,000 से कंपेयर कर पाएंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया A/I 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, A है 1250, I देखो I कौन सा लोगे, जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 14%। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 14% होल टू दी पावर 1250 डिवाइडेड बाई 14%। तो ये आ गया कुछ, अच्छा मैंने पहले ये क्यों कर रहा हूँ, 14 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 234 मेमोरी प्लस 1 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल माइनस 1 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 14%। तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 3642, ठीक है। तो ये जो अमाउंट देना पड़ रहा है उसका आज का वैल्यू है 3642, और खरीदने जाएगी तो 4,000 देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा बेनिफिट है बोलो, यही लास्ट कर बोलो, कौन सा बेनिफिट है, भाड़े पे ले, प्लीज कर। लीज पे लेना चाहिए। लीज पे लेने से बचत है, लीज बेटर है, ठीक है, लीज बेटर है। अगर हम लोग 4,000 देंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3642। अगर हम लोग लीज पे लेंगे तो कुछ पैसा बचा ही लेंगे। कितना बचा लेंगे, 4,000 माइनस 3642। तो देखो ये हम लोग 350 रुपीज जो है, ये 358 सेव कर लेंगे। तो ये कम लग रहा है बिकॉज क्वेश्चन के वैल्यू के वजह से जो अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन रियल लाइफ में कंपनी ऐसे करके ही चेक करती है कि उसे क्या करना चाहिए। अब ये सब मशीन वशीन करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, तो चेक करना तो बनता है, ठीक है, इसीलिए चेक करना जरूरी होता है। तो देखो लीज वाला कंसेप्ट मैंने बताया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन होता है कि हम लोग इसको रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो एप्लीकेशन है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना।